नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अहमदाबाद में जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ उसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। एयर इंडिया का प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही बेहद खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में किसी की लापरवाही रही है? सवाल यह है कि क्या महज ये सब इत्तेफाक रहा कि 242 में से 241 की जान गई और एक बच गए चमत्कारिक ढंग से? क्या महज इत्तेफाक है कि जैसे ही यह घटना घटी उसके बाद कई तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिनमें विदेशी खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनकी पोस्ट जो इस घटना की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन कई दिन पहले उनकी ये पोस्ट है। बाकायदा कुछ ऐसी पोस्ट जो इशारा कर रही थी अफगानिस्तान के अंदर कोई मीटिंग हुई है। क्या महज इत्तेफाक है? एक और पोस्ट वायरल हुई जिसमें गुजरात के अंदर ही एक अखबार के फ्रंट पेज पर एक ऐड दिखाया गया जिसमें एयर इंडिया के ही प्लेन को बाकायदा एक इमारत के बाहर की तरफ दिखाया गया। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर हादसे के बाद नजर आई जब इमारत से एयर इंडिया के प्लेन का अगला हिस्सा बाहर आ रहा था। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? आज बात इसी मुद्दे पर कि यह तय हो चुका है कि ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर है और बाकायदा इसकी पूरी हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाने वाले इंजीनियर ने ही इस पर सवाल खड़े किए थे। बाकायदा 2021 से 2023 तक ये बैन भी रहा है, उसके बावजूद इसका इस्तेमाल होना, क्या ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और क्या दोनों जेट का, दोनों इंजन का एक साथ बंद होना या पूरे प्लेन का हैंग होना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? हालांकि हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, असली हकीकत ब्लैक बॉक्स के अंदर है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशें। एक मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया हो। मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। सैंपलिंग की कार्यवाही चालू है, वो पूरी होगी तब आपको सत्तावार वो निवेदन दिया जाए। अब सोचिए, जरा हंसते खेलते परिवार मातम में डूब चुके हैं, लेकिन क्या कोई जिम्मेदारी लेगा और क्या जांच हो पाएगी और क्या खुलासा हो पाएगा और क्या देश के सामने इस सवाल का जवाब आ पाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन केसरी सिंह जी, चीफ पायलट, और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनुपम जेटली जी जो कि विषय विशेषज्ञ हैं। शुरुआत केसरी सिंह जी आपके साथ। ब्लैक बॉक्स मिला है और मैंने अपने करियर में तो नहीं देखा कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड किया गया हो, सार्वजनिक किया गया हो। क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिविलियंस की जान गई है और उनके परिवार वालों को जानने का हक है कि जान क्यों गई, क्यों ये घटना घटी? क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स की जानकारी को साझा किया जाए या ये संभव नहीं है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ब्लैक बॉक्स जो है बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक होता है FDR जो कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। CVR जो होता है वो जहाज़ के कॉकपिट में जो भी पायलट और को पायलट के मध्य वार्ता होती है या जो भी वो एक्शन लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। वो लगभग 25 घंटे की, पिछले 25 घंटे की रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल रहती है। FDR जो होता है जो कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, वो जहाज़ के बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करता है। वो इवन पायलट ने क्या पावर सेटिंग्स कर रखी थी इंजन में, फ्यूल फ्लो क्या था, इलेक्ट्रिक लोड क्या था और डिफरेंट और भी जो जहाज़ के कंट्रोल्स हैं जिससे जहाज़ उड़ता है, उन सबको वो हर सेकंड में रिकॉर्ड करता है। वो और वो हज़ारों पैरामीटर्स जो है वो एक साथ में रिकॉर्ड करता है।
तो ब्लैक बॉक्स के मिलने पर जो आपका एक क्वेश्चन है, हर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके ब्लैक बॉक्स मिलना। और ब्लैक बॉक्स जो विमान के अंदर, आपको बताना चाहूँगा कि विमान में जो टेल सेक्शन होता है, जो विमान की जो पूंछ होती है, वो सबसे सेफ मानी जाती है और इसीलिए इस ब्लैक ब्लॉक्स को वहीं पर इंस्टॉल किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, इस पर्टिकुलर त्रासदी के अंदर जो एक क्रैश हुआ है, इसके अंदर काफ़ी लोगों की जान गई है जी। और उसमें इसी को आधार बना करके, वो मेन आधार उनका ब्लैक बॉक्स से जो डाटा मिलेगा उनको, और उसको जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो पायलट्स की जो आपस में बातचीत हुई है, उसको कोरिलेट करके, और इंजन पैरामीटर्स, फ्यूल सप्लाई थी या नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सर मेरा सवाल ये, क्योंकि देखिए टेक्निकल इशू है और जो इसके एक्सपर्ट होंगे बाकायदा वो ये जान लेंगे कि भाई किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। मेरा सवाल ये कि क्या कॉमन मैन कभी जान पाएगा? क्या जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया, क्या वो जान पाएंगे हादसा किस वजह से हुआ? क्योंकि मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि ब्लैक बॉक्स की सूचनाओं को सार्वजनिक किया गया। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स की जो सूचनाएं होती है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, वो जितना भी समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, तब तक उससे पहले ये लोग वैसे भी सार्वजनिक नहीं करते हैं लोग। लेकिन हाँ, डीजीसी की साइट के ऊपर जब ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जब उसको एक्सेप्ट कर लेती है उस इंक्वायरी को, उसके बाद में डीजीसी की साइट में ये जो रिपोर्ट है वो देखी जा सकती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स का उसका जो है वो देखा जाना, मुझे लगता नहीं कि वो कंक्लूड कर देंगे उसको, लेकिन ब्लैक बॉक्स की रीडिंग्स आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, कर्नल अनुपम जेटली जी, सर मैं चार चीजों को समझना चाह रहा हूं। पहला, जो वीडियो सबसे पहले मैंने देखा और जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, वो एक ऐसे यात्री का था जिसने इसी फ्लाइट में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ट्रैवल किया था और उसने वीडियो बनाए थे। इसी प्लेन का ना टच स्क्रीन काम कर रहा था, ना ही इसके मैनुअल्स काम कर रहे थे, और बाकायदा उसने वीडियो अपलोड करते हुए एयर जो भी हमारे अधिकारी हैं और बाकियों को टैग भी किया। दूसरी चीज सर, जो ये ट्वीट हुआ कि भाई अफगानिस्तान के अंदर कोई मीटिंग हुई और वो बाकायदा 2 दिन पहले पोस्ट की गई। तीसरी सर, जिस तरीके से एक और ट्वीट हुआ एक खुफिया अधिकारी का, और जिसने कहा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। और चौथा, गुजरात के अंदर एक अखबार के अंदर ऐड आना, उसी दिन फ्रंट पेज, और उसमें एयर इंडिया के विमान के अगले हिस्से को ही बाहर की तरफ दिखाना, और शाम होते होते एयर इंडिया का प्लेन क्रैश और वही एक हिस्सा इमारत के बाहर नजर आता है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? विजेंद्र, जय हिंद। ये सारा इत्तेफाक नहीं है। सैकड़ों जहाज जो हैं वो अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ते हैं। क्या हर एक का वीडियो बनाया जाता है? इस जहाज का इतना साफ वीडियो क्रैश होने तक किसने बनाया? क्या एयरपोर्ट की अथॉरिटीज वीडियो बनाती है? जहां तक मेरी समझ है बिल्कुल नहीं। नंबर दूसरी बात, सारा एडम्स ने 9 जून को, जो सीआईए की एक एजेंट रही है और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रही है कुछ समय पहले तक, इनकी पैठ और पहुंच काफी हद तक इंसर्जेंट ग्रुप्स और तालिबान और इन सब के साथ रही है, इन्होंने काम किया है उनके साथ। 9 जून को उन्होंने बताया, एक ट्वीट किया कि अफगानिस्तान में एक साजिश रची जा रही है और बहुत जल्दी ये हिंदुस्तान के खिलाफ होगी, और हिंदुस्तान ने इतना बड़ा अटैक जो है नहीं देखा है। तीसरी चीज, ये जो डार्क रीडिंग है 2019 की, उसमें लिखा गया कि बोइंग 7878 का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो है रूबेन सेंटा मार्टा ने लिखा कि उसको छेड़छाड़ उसके साथ की जा सकती है और साइबर अटैक उस पर किया जा सकता है, और पायलट के हाथ में कोई भी कंट्रोल ना रहे, इन सब को साइबर अटैक के थ्रू क्रियान्वित किया जा सकता है। जिसे कहें कि हैकर जो है, वो साइबर हैकर जो है, वो सारे कंट्रोल अपने हाथ में लेकर और जहाज को निष्क्रिय कर सकता है। वो जो चाहे जहाज के साथ कर सकता है।
इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम क्यों सोते रहे? क्या हमारी एजेंसियां, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो बाकी संस्थाएं हैं, वो इंतजार करती है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद हम सब कुछ खोद कर बाहर लाएंगे? ये पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि सारा एडम्स ने क्या लिखा है? क्या उसके ट्वीट का कोई मतलब हो सकता है? अगर 787 के बारे में खबर छप चुकी है कि उसके एवियोनिक्स के साथ, उसके कंट्रोल्स के साथ साइबर अटैकर जो है छेड़छाड़ कर सकता है, तो हमने उसके बारे में 2019 से जो आर्टिकल लिखा गया उसके बारे में हमने क्या किया? तो काफी चीजें हैं जो सोच समझ के इस इंक्वायरी को देखनी होंगी। और मुझे नहीं लगता, जैसा आज तक किसी भी एयर क्रैश में, अगर आप ध्यान दें, चरखी दादरी में हुआ था जिसमें बिल्कुल मिड एयर कोलिजन था सऊदी एयरक्राफ्ट का, बोइंग का, और मेरे ख्याल तजाकिस्तान का एक IL-76 था, उसकी रिपोर्ट कितनी हुई? एक आपने वेबसाइट पर डाल दी तो सार्वजनिक आम जनता कैसे उस वेबसाइट पे जाके देखेगी? ठीक बात। किस किस को मालूम है? वो टेक्निकल डेटा कौन जो है उसको समझ सकता है? ये आम भाषा में जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर सरकार को ये रिपोर्ट भेजनी चाहिए और रखनी चाहिए। नहीं, लेकिन सर इस वक्त मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, जो भी मेरे पैनलिस्ट हैं, कि जब भी ये रिपोर्ट सामने आए आप फर्स्ट इंडिया के साथ शेयर कीजिए, और आप जितना डिकोड कर सकते हैं सामान्य भाषा में आप लोग डिकोड कीजिएगा, हम उसको सार्वजनिक करेंगे, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि भाई ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हादसा दिखाएंगे। वापस मैं आपके पास आऊंगा, रवि हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, ब्लैक बॉक्स भी मिला और तरीके के अपडेट्स हैं, लेकिन जिन अपडेट्स ने मुझे डराया वो ये कि क्या सिर्फ हादसा है? यहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरीके के पोस्ट हुए, जिस तरीके के वीडियो सामने आए, वो सब बता रहे हैं कि लापरवाही भी रही है और शायद बाकायदा इस प्लेन को टारगेट किया गया है। देखिए विजेंद्र, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही क्रैश साइट जो है, यानी कि जो घोड़ा कैंप है यहाँ का, जो अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में, इसके ठीक बैक साइड में ये जगह है जहाँ पर कल प्लेन क्रैश हुआ था। मैं वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही लौटा हूँ यहाँ सिविल हॉस्पिटल के लिए। लेकिन देखिए वहाँ पर एक जो चीज़ है, जो वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो जो काबिले गौर जो हैं वो ये कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये कंपाउंड एरिया है, काफ़ी खुला एरिया भी है, कुछ बिल्डिंग्स हैं जिन पर ये गिरा था, वो बिल्डिंग्स भी जो मेडिकल कॉलेज के जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स भी हैं, कुछ एक खाली भी पड़े हुए हैं। यानी कि जो प्लेन क्रैश हुआ जिस इलाके में हुआ है उसके ठीक सटा हुआ इलाका बड़ी घनी आबादी वाला एरिया है। तो इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए, मुझे लगता है कि जब क्रैश हो रहा था प्लेन, उस दौरान उस सेकंड के भी हज़ारवें हिस्से में उस पायलट ने बहादुरी दिखाई होगी कि उसने जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी दिशा इस तरफ मोड़ी ताकि वो इस कंपाउंड एरिया में गिरे। चूँकि अगर आप लोकेलिटी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है इसके चारों तरफ घनी आबादी इलाका है। इस तरफ जहां मैं अभी मौजूद हूँ ये सिविल हॉस्पिटल है, इसके ठीक बैक साइड में जो बस्ती है, जो इलाका था जहां पर ये कल क्रैश हुआ, उसके चारों तरफ भी सघन आबादी इलाका है। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त जो पायलट है उसने उसको इस तरफ क्रैश हुआ। अगर ये विमान दूसरी साइड में क्रैश हुआ होता जिस तरफ सघन आबादी थी। मैंने भी कई जगह रिपोर्ट को पढ़ा है, मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर हमारे पायलट के पास वाकई में कंट्रोल होता तो शायद स्थिति अलग होती। हम तो सवाल ये करें कि क्या इस स्थिति के अंदर जब दोनों इंजन फेल हो गए और कंट्रोल चला गया, क्या वाकई में स्थिति बन सकती थी? मैं सैल्यूट करता हूं पायलट और को पायलट दोनों को, क्योंकि यकीनन उन्होंने उन 2 मिनट के अंदर सब कुछ किया होगा। और जब उन्होंने मैडे कहा तो मतलब कंट्रोल उनके हाथ से बाहर जा चुका है, इसका मतलब शायद यही होता है। तो ठीक है, वहां जो भी है, क्योंकि वो जो वीडियो भी आ रहा है ना, उसमें हमें कोई वो प्लेन ऐसा नहीं है कि 180 या 90 डिग्री पर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि भाई वो ऐसे टर्न हुआ होगा, आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन कैप्टन केसरी सिंह जी,
क्योंकि ये बहुत तेजी से चल रहा है और मैं सैल्यूट करता हूं, वाकई में सैल्यूट करता हूं दोनों पायलट्स को। लेकिन क्या इतना कंट्रोल पायलट के हाथ में रहा होगा कि उन्होंने उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जब 400 फीट प्रति शायद मिनट के हिसाब से प्लेन नीचे आ रहा है, उसमें हम ये कर सके कि उसको टर्न कर पाए? इतना कंट्रोल होगा पायलट के पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए जाता है तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। एक V1 स्पीड होती है जिसमें को हम लोग डिज़न स्पीड बोलते हैं। V1 स्पीड तक अगर कोई भी जहाज़ में मेल फंक्शन होता है, इंजन में आग लगना या इंजन का फेल हो जाना या अन्य कोई इमरजेंसी होती है, तो पायलट का ये उसको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वो उसको रनवे पे ही रोक ले, बाय अप्लाइंग मैक्सिमम ब्रेक्स, बाय अप्लाइंग मैक्सिमम रिवर्स थ्रस्ट। V1 के बाद में, डिसीजन स्पीड के बाद में जहाज को उसको रोटेट करना होता है। रोटेट मीन्स उसको टेक ऑफ करना होता है, रनवे से ऊपर निकलना होता है, जिसको हम लोग एयरबोर्न बोलते हैं। V1 की स्पीड के बाद में बिल्कुल संभव नहीं होता है कि इसको वापस लैंड कराया जाए। V1 के बाद में जो पायलट्स होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं कि उनको फिर अगर कोई भी इमरजेंसी आई है, इंजन फेल हो गया, एक इंजन, दो इंजन फेल हो गए, कोई मेल फंक्शन हो गया है, कोई कॉकपिट के अंदर धुआं आ गया है, तो उसे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल से मैं इसको देख रहा हूँ मैं, और जो विजुअल मैंने देखा है उसमें मुझे एक बात ये भी बड़ा एक अजीब सा एक जो देखने को मिला है, वो ये भी देखने को मिला है कि जहाज़ जब टेक ऑफ के लिए जा रहा है तो उसने टेक ऑफ फ्लैप्स नहीं ले रखे, टेक ऑफ फ्लैप लिए हुए नहीं है उसने। जबकि टेक ऑफ फ्लैप होने चाहिए, टेक ऑफ फ्लैप नहीं लिए हैं और जहाज का अंडर कैरेज मतलब कि पहिए जो हैं वो खुले हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि नॉर्मली टेक ऑफ के बाद में 50 फीट के ऊपर कमांडर जो होता है वो सिक्योरिटी ऑल्टीट्यूड बोलता है और सेफ्टी ऑल्टीट्यूड बोलता है, और को पायलट जो होता है, जो पायलट मॉनिटरिंग भी बोलते हैं उसको, वो अंडर कैरेज को पहियों को ऊपर कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इससे साफ जाहिर है कि, लेकिन फ्लैप्स क्यों नहीं लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये कह रहे हैं कि जी, शायद टेक ऑफ करने के साथ ही सिस्टम हैंग हो गया। हाँ, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे कि अभी बात चल रही है, पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने तो अपने कैरियर में कभी सुना नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा मैं। वो क्योंकि पायलट और को पायलट दोनों ही बेहद प्रशिक्षित जी, क्योंकि पहली बात तो होता है ये CRM का पार्ट है, तो ये कोई भी दुनिया का पायलट ऐसी गलती, ऐसी ब्लंडर कभी नहीं करेगा। कहीं जगह ये भी सुनने को आया कि साहब जब उसने बोला हो तो उसने को पायलट ने जो है अंडर कैरेज को अप करने के बजाय उसने फ्लैप्स को अप कर दिया हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि पायलट ने स्पष्ट रूप से मेडे कॉल देते वक्त बोला है कि नो थ्रस्ट नो पावर, दैट मीन्स इंजन आपके काम नहीं कर रहे हैं, आपके या तो फ्यूल सप्लाई के बाधित हो गई है या किसी अन्य वजह से इंजन आपके उन्होंने थ्रस्ट देना बंद कर दिया है। और ऐसी स्थिति के अंदर जहाज का लेफ्ट या राइट में मुड़ना, अगर एक इंजन फेल होता तो जहाज टेक ऑफ करता, वापस आके लैंड भी कर जाता। लेकिन दोनों इंजन, चाहे वो फ्यूल सप्लाई की, जैसे कि मैंने कहा फ्यूल सप्लाई की वजह से अगर कुछ हो गया है तो उसके पास, इसीलिए उसने पायलट ने जस्ट टेक ऑफ के बाद में उसने अंडर कैरेज को जो है पहियों को खुले ही रहने दिया, एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने दिया, उनको ऊपर नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे अब लैंड करना है आगे। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। और इस केस के अंदर उसे सीधा ही जाना है। दुर्भाग्य बस ये था कि सामने बिल्डिंग्स थी और वो जितना भी उसको कह रहे हैं कि जैसे उसने टेक ऑफ किया उसको थ्रस्ट मिलना बंद हुआ जी, और जो भी वो 600 फीट की ऊंचाई तक गया, 600 नहीं हम 400 फीट ही कहते हैं क्योंकि समुद्र तल से वो एयरपोर्ट 200 फीट की ऊंचाई पर है, तो 400 फीट तक जो वो गया वो उसी थ्रस्ट से गया जो इनिशियल थ्रस्ट उसको मिला। बिल्कुल, और थ्रस्ट मिला। और ये भी पॉसिबल है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, कि उसको जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है, टेक ऑफ थ्रस्ट जो है वो नहीं मिल रहा। हो सकता है कि पार्सल थ्रस्ट मिल रहा हो उसको, ये भी संभावना है। और क्योंकि जहाज ओवरलोडेड था, उसमें करीबन 1,36,000 लीटर फ्यूल था उसके अंदर, तो और एक 142 पैसेंजर्स थे, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति के अंदर, और फ्लैप्स भी नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपको बता दूं मैं कि बोइंग 787 जो है वो
विदाउट फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सर्टिफाइड नहीं है। ये आपको जानकारी देता हूं मैं आज। ठीक, बोइंग सर फ्लैप को भी थोड़ा समझाइए सर, आप जो देख रहे हैं फ्लैप को समझाइए सर। फ्लैप क्या? फ्लैप बेसिकली, फ्लैप जो होता है वो आपको टेक ऑफ के अंदर वो बेसिकली जो विंग एरिया है उसको थोड़ा उसका एरिया बढ़ा देता है, Okay. जिससे कि हमें ज़्यादा लिफ्ट क्रिएट होती है ठीक, हाई पावर सेटिंग्स के ऊपर, स्लो स्पीड्स के ऊपर। ठीक, इसको बेसिकली हम लोग मेनली यूज करते हैं हम लैंडिंग के लिए, लेकिन इस तरह के विमानों के अंदर फ्लैप्स होते हैं और स्लैट्स होते हैं। स्लैट जो होते हैं वो विंग्स के आगे की तरफ होते हैं। ओके, तो आगे का जो भाग होता है विंग्स का, जिसको हम लोग लीडिंग कहते हैं, वो आगे एक्सटेंड हो जाता है। बेसिकली होता है कि विंग का एरिया फ्लैप्स की वजह से और स्लैप्स की वजह से बढ़ जाता है, जिससे कि जहाज ज़्यादा लिफ्ट ठीक है क्रिएट सर। करता है। अब क्योंकि जो मेरे सहयोगी भी कह रहे हैं कि भाई पायलट ने उसको टर्न किया, जब दोनों इंजन बंद हो गए होंगे तो क्या पायलट के पास इतना कंट्रोल है? नहीं, पायलट के पास कंट्रोल है, नो डाउट कंट्रोल है, लेकिन वो लेफ्ट राइट जाने की गलती कभी नहीं करेगा वो। ठीक, कोई भी पायलट लेफ्ट जा, क्योंकि जब दो इंजन फेल हो गए तो उसको सीधे ही जाना है। थ्रस्ट उसके पास है नहीं, हाइट उसके पास है नहीं। अगर वो 2-3 हज़ार फीट पे होता तो हो सकता था कि वो वापस आके लैंड करता, या वो कोई और ऑल्टरनेट वाटर बॉडी देखता, या कोई और सुरक्षित स्थान देखता जहाँ पर कि जो कि आबादी नहीं हो, जहाँ पर वो उसके हाथ में था। लेकिन ये जस्ट टेक ऑफ के बाद हुआ, जो कि मेरे हिसाब से पायलट की लाइफ में मोस्ट क्रिटिकल फेज होता है टेक ऑफ के बाद में इंजन का फेल होना या कोई मेलफंक्शन होना। ठीक है। अनुपम जेटली जी, क्या आपको लग रहा है सर इसको एनआईए या किसी और एजेंसी से भी जांच कराने की जरूरत है? अवश्य। मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं। 131% इंक्रीज हुआ है केवल साल 22 और 23 के दौरान साइबर अटैक्स जो जहाज पर है। अभी तक ये सिस्टम को, ग्राउंड सिस्टम को कर रहे थे, और कुछ जहाजों के साथ जो रिपोर्ट्स आई, जैसे इंडियन एयरफोर्स के भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक रिपोर्ट मिलती है नेट पर, जिसके जीपीएस के साथ स्पूफिंग की गई। जो हमारा एलएक्स है एयरलाइनर, 2024 में उसकी कम से कम 36 घंटे सारी सर्विसेज डाउन रही। जापान एयरलाइंस जो इतनी सक्षम है साइबर अटैक हैंडल करने में, उन्हें दिसंबर 24 में अपनी 20 फ्लाइट जो है वो डाउन करनी पड़ी, क्योंकि उनके सारे फ्लाइट के डेटा जो करप्ट हो रहे थे। तो ये धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ रहा था, और जो हैकर्स हैं, जो डार्क वेब है, वो इस दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि 2019 के अंदर साइबर सिक्योरिटी फर्म जो रैपिड7 है, उसने लिखा था कि अगर जहाज में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो जहाज के सारे सिस्टम फेल किए जा सकते हैं। हो सकता है 2019 से आज 6 साल के अंदर इस कदर साइबर अटैक्स जो है डेवलप हुए हैं कि उन्हें वो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, वो ग्राउंड स्टेशन से सब कुछ संभाल सकते हैं। तो ऐसी हालात में ये जरूरी है कि ऐसे लोगों को इंक्वायरी पर लगाया जाए जो इन अटैक्स की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और जो साइबर अटैक्स को पूरी तरह समझते हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रवि, क्योंकि हमारे साथ एक जो है वो अनुपम जेटली जी हैं, जो उस पूरे विमान के एक एक कलपुर्जे को समझते हैं, और दूसरे हमारे साथ केसरी सिंह जी हैं जो कि चीफ पायलट हैं, और वो बखूबी सारी सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर वहां एनआईए की टीम भी आई। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं एनआईए की टीम का वहां आना अपने आप में ये बता रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट है सरकार के पास कि इसको अटैक किया गया होगा, तभी तो एनआईए की टीम ग्राउंड पर होगी। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि सैबोटेज का भी पूरी जो सरकार है, जो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग बीसीएस, वो सब जने इसके सैबोटेज को भी ध्यान में रखते हुए इस पे इंक्वायरी करेंगे। ठीक है रवि, जरा बताइए, क्या वहां आपने मंत्रियों से, वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की होगी? पब्लिक परसेप्शन होगा, क्या वो इस तरफ देख रहे हैं कि भाई ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान साजिश है? बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, हम लोग जब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस बात को हमारे गोपनीय जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि एनआईए की बाकायदा एंट्री हुई है, एनआईए की टीम भी क्रैश साइट पर पहुंची है, बाकी की जो एजेंसीज हैं उनके साथ में। तो हर संभावना, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अभी जब तक डिटेल्ड रिपोर्ट्स नहीं आ जाती
किसी कंक्लूजन पर पहुंचना या किसी भी तरह की और जो जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं उनके बजाय हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो खुद इन तमाम एंगल्स को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। और यही वजह है कि सारी एजेंसीज़ के अलावा NIA जो है उसकी भी एंट्री हुई है। तो ये तमाम चीज़ें एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकेगा जब डिटेल्ड रिपोर्ट्स जो हैं एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो एजेंसीज वहाँ पर काम कर रही। ठीक है केसरी जी, सिर्फ चंद शब्दों के साथ मैं इसका आंसर चाहूंगा जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इसी फ्लाइट का वीडियो था जो दिल्ली से अहमदाबाद से फिर ये आगे चलनी थी। दिल्ली से जो अहमदाबाद आया उसने इसका एक वीडियो डाला कि जो सीट के सामने की जो स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, वो काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा जो वहां के लाइट ऑन ऑफ और बाकी जो स्विच के लिए एक मोबाइल जैसा रिमोट होता है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो ये उसने डाला, तो क्या ये हो सकता है कि भाई फंक्शन पहले से काम ना करें उसके बावजूद रिस्क लिया हो? ये इसको कहना अभी एक तो पूरा जांच का विषय है, क्योंकि जो जहाज़ का एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो जहाज़ के जो मेन जो सिस्टम्स हैं उनसे अलग होता है। ओके। और लेकिन हाँ, इसकी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी कि अच्छा, कोई ऐसा फेज होता है जिसमें हम उसको स्टॉप कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इससे मैंने यही कहा है कि क्योंकि फ्लैप्स का ऊपर रहना हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि जहाज जो है उसमें इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया हो। ओके। और जैसे कि आप बता रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो चाहे वो जहाज के एंटरटेनमेंट सिस्टम में हो चाहे किसी और में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ हो। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी आपका भी शुक्रिया, और रवि ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कई सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं, और वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने 260 के आसपास अपने लोगों को खो दिया है। अगर ये हादसा है तो हादसे की वजह क्या ये सामने आनी चाहिए, और अगर ये साजिश है तो साजिश के पीछे के चेहरों को बेनकाब करके जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको सबक सिखाया गया, ऐसे ही इनका भी हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम लाइनर नहीं ये डेथ लाइनर। लेकिन डेथ लाइनर क्यों बना, इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के सामने आना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया हो। मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल ओंकार आंटू सब उधर ही सब। सैंपलिंग की कार्यवाही चालू है, वो पूरी होगी तब आपको सत्तावार वो निवेदन दिया जाए।